विपक्षी दलों की ये एकता कितनी कारगर साबित होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 16 ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% या फिर इससे ज्यादा था। यानी इन राज्यों में बाकी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों, निर्दलीय प्रत्याशियों और नोटा को कुल मिलाकर जितने वोट हासिल हुए थे उससे ज्यादा अकेले बीजेपी उम्मीदवारों को मिले। मौजूदा समय में बीजेपी के 200 ऐसे नेता हैं, आपको बता दें, जिन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल हैं। इन सांसदों की हम बात कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही राज्यों पर नजर डाल लेते हैं जहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 या फिर उससे ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में 69%। हालांकि वहां पर अब राज्य सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस आ गई है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 69%, उत्तराखंड में 62%, गुजरात में 62%। 2019 में बीजेपी का ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 58% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में भी 58% वोट मिले थे। ये तब हुआ था जब मध्य प्रदेश में एक साल पहले कांग्रेस की सत्ता आ गई थी। हालांकि बाद में वहां पर सत्ता चेंज हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वन साइडेड यहां पर मतदान हुआ था। अगर आप देखेंगे, हरियाणा में 58%, दिल्ली में 56%, अरुणाचल प्रदेश में 58%, कर्नाटक में 52%, झारखंड में 52%, छत्तीसगढ़ में 50%, यूपी में 49.9%, त्रिपुरा में 49% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिले थे। ये एक बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए स्थिति 2019 में कितनी मजबूती वाली थी। वैसे तो मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन के कई फॉर्मूले पहले फेल हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां पुरानी दुश्मनी को छोड़कर एसपी ने बीएसपी से हाथ मिलाया था, लेकिन यह फॉर्मूला कुछ खास कमाल नहीं कर सका था। सीटें भले ही कुछ बीजेपी की कम हो गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत का ग्राफ उसका बढ़ गया था। अब जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हुए 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की थी। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 2014 के 42% के मुकाबले बढ़कर 49.98% यानी कि तकरीबन 50% हो गया था। एनडीए का वोट शेयर 51% से आप यहां पर अगर दोनों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 50% से ज्यादा था, जिसमें 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी की थी। दूसरी तरफ एसपी, बीएसपी, आरएलडी और सोनेलाल की अपना दल मिलाकर भी 40% वोट शेयर तक नहीं पहुंच पाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का यह हाल था। और खबर यह है कि 80 सीटों वाले यूपी में पूरी सीटें जीतने के लिए इस वक्त बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वैसे जब सियासी मैदान सज चुका हो तो फिर हर मुद्दे की बाल की खाल निकाली जा रही है। ऐसी ही एक सियासत सेंगोल को लेकर जारी है, जिसकी नई संसद में मौजूदगी विपक्ष को कतई रास नहीं आ रही। देश के सबसे बड़े महासंग्राम में सिर्फ 1 साल बाकी, ऐसे में हर मुद्दे पर सियासी खेल खेला जा रहा है। संसद में सेंगोल को लेकर सियासत गरमाई तो तंज 2024 को लेकर पड़ने लगे। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अब तक सेंगोल को नेहरू की सुनहरी वॉकिंग स्टिक बना देने के मुद्दे पर कंफ्यूज दिख रही कांग्रेस ने अब सेंगोल के इतिहास, संस्कृति और घटना तीनों को खारिज करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि सेंगोल से सत्ता हस्तांतरण की नेहरू, राजाजी और माउंट बेटन वाली कहानी बोगस है और वो जो सेंगोल है वो नेहरू जी को तोहफे में दी गई थी। ये लोकतंत्र है। यहाँ पर हर 5 साल पर जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को और जनता सत्ता का हस्तांतरण करती है, जनता सत्ता परिवर्तन करती है, जनता का ये हक है। ये सब बेकार की बातें ये लोग मत करें। असलियत ये है कि जिन प्रतीकों की वो बात कर रहे हैं उनकी जगह संग्रहालयों में पूरे सम्मान के साथ, परंपराओं के आदर के साथ। लोकतंत्र में राजशाही की कोई जगह नहीं है। प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की
एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? सेंगोल की ये छड़ी अब पूरी तरह से सियासी हो चुकी है। कोई इसे परंपरा से जोड़ रहा है तो कोई इस पर धर्म के नाम पर सियासत कर रहा है। मुझे आपत्ति इस बात से कि और धर्मों क्या रीति रिवाजों से क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती, क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर, क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर, क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? सब होना चाहिए। बीजेपी का ये दांव कहीं न कहीं इसे साउथ से जोड़ने की कोशिश है। वो दक्षिण भारत जहां कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले वो हर चाल चलना चाहती है, तो वहीं विपक्ष हर दाव को मुद्दा बनाकर सियासी दंगल में कूद रहा है। आज तक ब्यूरो।